बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आज सेलुलर लाइफ के कंप्लीट चैप्टर को। कोई चीज हम लोग मिस नहीं करने वाले हैं। आप भले जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आप सिंध से हैं, फेडरल से हैं, या फिर आप लोग केपीके से, बलोचिस्तान से हैं, आप कंप्लीट इस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं क्योंकि हम पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जैसा कि हमारा क्रश कोर्स चल रहा है और हम आप लोगों को बाकी 10 दिन के अंदर पूरे जो आपके बायोलॉजी का पोर्शन है उसे कवर करा देंगे। जैसे कि हमने काफी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दी हैं। तो आज हम आज सेलुलर लाइफ को लाए हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्या है चैप्टर है। अगर लास्ट में आप लोगों को इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी मिलेंगे और आपको इम्पोर्टेंट नोट्स भी मिलेंगे। उसके लिए आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ ज्वाइन कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी क्योंकि इससे आप लोगों का बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। जितने ज्यादा आपने एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे, आपके उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप उस सीट को गेन कर सके। बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टूडेंट्स हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अच्छा सा फीडबैक देके कमेंट भी लाजमी कीजिएगा कि ताकि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले वर्ड को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हो आ का मतलब होता है नोट और सेलुलर का मतलब क्या होता है? सेलुलर जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट ना हो, सेल की कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट ना हो। नोट आ का मतलब है नोट, सेलुलर का मतलब है जिसके अंदर कोई भी सेल की ऑर्गेनेली प्रेजेंट ना हो। जैसा कि आप लोगों के पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जैसा कि आप लोगों के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये सारी चीजें जिसके अंदर प्रेजेंट होती ही नहीं है, जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती, उसे सिंप्लीफाई हम कहते हैं आ सेलुलर लाइफ। आई होप आपको वर्ड अच्छे तरीके से क्लियर हुआ हो और बोर्ड भी अच्छे तरीके से आपको क्लियर नजर आ रहा हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, वो वाली जो ऑर्गेनेली है, वो जो नाम है, उसे हम सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, वायरस। अब वायरस क्या होता है? वायरस याद रखिएगा, एक तरह का इंफेक्शन पार्टिकल्स होता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज्यादा इंफेक्शनल पार्टिकल होता है जो क्या करता है, काज करता है बीमारियां, बीमारियां काज करता है। कौन काज करता है? ये वायरस काज करता है। किसके अंदर काज करता है? प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, इन सब के अंदर जो बीमारियां काज करने की सबसे बड़ी जड़ है, वो कौन है? वायरस। इसके सामने तो बैक्टीरिया भी छोटा पड़ जाता है, चुन्ना मुन्ना सा बच्चा बन जाता है उसके सामने। वो नहीं होता जैसे कि बिल्ली ने मारना होता है कोई भी चूजे को, वो क्या करती है पहले, आओ क्या करती है, पहले उस चूजे को उठा के ले जाती है अगर हाथ में लग गया है, फिर उसके साथ खेलती है नहीं? थोड़ा इंसान थोड़ा बड़ा होता है तो छोटे को बोलता है मैं ऐसे ही कर दूं, वो खेलती है। जैसे कोई कोई पर्सन सामने से गुजरता है उसे एकदम खा लेती है। तो बच्चों याद रखें, ऐसे ही चुन्ना मुन्ना है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को वायरस खा लेता है। और जो वायरस है ना, याद रखिएगा, ये इतना गंदा पार्टिकल, इतना ज्यादा इंफेक्शनल पार्टिकल है जो कि प्लांट को भी नुकसान देता है, एनिमल को भी नुकसान देता है, आखिरकार के बेचारा बैक्टीरिया उसको भी नुकसान देता है। कौन देता है? ये बड़ी जड़ है। कौन है? वायरस। अब ये वायरस वर्ड कहां से तो आया? वायरस एक लैटिन लैंग्वेज वर्ड है जो कि वीनम से निकला गया है। वीनम का मतलब होता है पॉइजन, पॉइजन, याद रखिएगा। इसे प्रपोज करवाया था सबसे पहले लोइस पास्चर ने। आपसे पूछा जा सकता है एमडीकेट के अंदर कि वायरस को किसने डिस्कवर करवाया, तो आपने क्या बोलना है? लुईस पास्चर ने करवाया। लुईस पास्चर ने कैसे करवाया? इसे 10 से 100 छोटे छोटे बैक्टीरिया ले, उसके ऊपर रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद उसे पता चला कि जो सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी जड़ है, वो कौन है? वो वायरस है। वायरस एक बहुत बड़ी जड़ है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद मेरे बच्चे आगे, वायरस मिडल लाइन पर एग्जिस्ट करता है। बच्चों, जब ये वायरस आया ना तो साइंटिस्टों की तो हालत ही बुरी हो गई कि वो कहने लगे, क्योंकि उन्होंने लिविंग का और नॉन लिविंग के करेक्टर एरिया को अलग ही कुछ डिफाइन किया था। और ये एक ऐसी चीज है जो कि लिविंग करेक्टर भी शो कर रही है और नॉन लिविंग करेक्टर भी शो कर रही है। तो लोग थोड़ा ना वो आइडिया में पड़ गए कि भाई ये हो क्या गया, ये वायरस लिविंग भी करेक्टर है और नॉन, इस वजह से आज तक कोई इसे डिफाइन नहीं कर पाया क्योंकि वायरस एग्जिस्ट करता है मिडल लाइन में। वायरस के पास लिविंग करेक्टर भी है और वायरस के पास नॉन लिविंग करेक्टर भी है। वायरस जो है वो मिडल लाइन के ऊपर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, लिविंग भी है और नॉन लिविंग करेक्टर एरिया भी रखता है। ये शो
शो करता है बोथ कैरेक्टरिस्टिक। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वायरस है, ये रिप्रोड्यूस कर सकता है, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि वायरस कितनी कितनी बार अपनी जैसी कॉपियों को कितना ज्यादा रिप्रोड्यूस यानी कि पैदाइश करवा सकता है। वो 17 सेकंड में पता नहीं कितनी कॉपीज अपनी बना लेता है। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अभी हम वायरस की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, सही है, ये कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। अब कैरेक्टरिस्टिक को वायरस कैसे कैसे जो वायरस है उसके अंदर लिविंग कैरेक्टर भी और नॉन लिविंग कैरेक्टर भी है। मैम आप एक्सप्लेन करें। देखिए वायरस लिविंग भी और नॉन लिविंग भी है, क्योंकि वायरस कर सकता है रेप्लीकेट, दे कैन रेप्लीकेट, ये हमारे अंदर होती है, हम लिविंग है, हमारे अंदर ये खासियत होती है कि हम अपने बच्चों को पैदा कर सकते हैं। जैसे बच्चे पैदा कैसे होते हैं, मदर से उसका ओव्यूल होती है, फादर से उसका स्पर्म होता है, दोनों फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर ओवम और जो स्पर्म होते हैं वो फ्यूज होते हैं, वहां से जाइगोट बनता है, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये हमारे अंदर खासियत है कि हम रेप्लीकेट कर सकते हैं, हम अपने जैसे दूसरे बच्चों को जन्म दे सकते हैं। तो इस तरीके से वायरस के पास भी ये खासियत है कि ये क्या कर सकता है, रेप्लीकेट कर सकता है, अपनी जैसी दूसरी कॉपीज को भी क्या कर सकता है, ये बना सकता है। और ये खासियत किसके पास होती है, ये इंसान के पास होती है, क्योंकि इंसान अपने जैसे बच्चे को तैयार कर सकता है बस एक मैरिज लाइन के ऊपर शादी कर कर, जो कि एक मेल होती है और दूसरा फीमेल होता है। तो ये फीमेल होती है, सही, मेल होता है फीमेल होती है, सही। तो ये दोनों, ये वायरस क्या कर सकता है, रेप्लिकेट, और ये इंसानों की खासियतें हैं कि इंसान ही अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं मैरिज कर कर। उसके बाद ये लिविंग है, वायरस क्या है, रेप्लिकेट कर सकता है, अपने जैसे दूसरों को भी जन्म दे सकता है। उसके बाद मेन जो करेक्टरिस्टिक है जो कि इंसानों को जो गैर जानदार चीजें होती है उनसे अलग करती है, वो कौन होता है, जीनम। हमारे अंदर अपना डीएनए होता है, हमारे अंदर अपना आरएनए होता है। अब देखो स्टूडेंट, कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिन जो जो कुछ कुछ ऐसे माँ बाप होते हैं, कुछ कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो जितनी भी कोशिश कर ले उनके बच्चे नहीं होते, उनके तो वो किसी और से उसका बच्चा ले लेते हैं, उसे पालते हैं, और फॉर एग्जाम्पल उसके बाद उनका बच्चा हो गया है। अब वो जो पहले वाला बच्चा था उसे आई, अब उसे फील हो रहा है कि मैं जैसे इनका हूं ही नहीं, तो उसे वो कैसे पहचानेगा। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा टेस्ट है जिसके जरिए वो बच्चे पहचान सकते हैं, वो है डीएनए। अगर आपका अपनी माँ और बाबा के जैसा डीएनए है तो आप उनके ही बच्चे हैं, मतलब कि इस तरीके से फिर आप पहचान सकते हैं। तो वायरस के पास सबसे बड़ी जो करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स उसे लिविंग माना जाता है, जिसकी बोर्ड क्लियर नजर आता है, जिसकी वजह से उसे लिविंग माना जाता है, वो वायरस का क्या होता है, डीएनए होता है, और क्या होता है, आरएनए होता है, सही। उसके बाद वायरस अंदर को म्यूटेशन, जैसे इंसानों के अंदर, इंसान की जीन के अंदर क्या आ जाती है, म्यूटेशन आ जाती है, ऐसे जो वायरस है उसके अंदर भी क्या आ जाती है, म्यूटेशन आ जाती है। म्यूटेशन का मतलब होता है वेरिएशन, वेरिएशन क्या आ जाती है, तब्दीली आ जाती है जीन के अंदर। तो ये इंसानों के अंदर होता है लेकिन ये वायरस के अंदर भी होता है, इस वजह से वायरस के पास लिविंग कैरेक्टर्स भी हैं। उसके बाद जो वायरस है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि ये जो है वो नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद दे प्रोड्यूस प्रोटीन, ये प्रोटीन को हमारे अंदर क्या है, प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमारे अंदर कौन कौन से प्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये जो जितने भी प्रोटीन हैं जो कि हमारे अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये वायरस के अंदर भी हो रहे हैं, जो प्रोटीन है, सही। ये इसका लिविंग कैरेक्टर में इस वजह से आया। दे काज डिजीज, इसके अंदर बीमारियां भी काज होती है, जैसे हमारे अंदर भी बीमारियां काज होती है, कभी हमारी आंखें खराब हो जाती है, कभी हमें बुखार हो जाता है, इस वजह से इनके अंदर भी। उसके बाद दे हार्म बाय यूवी रेस, अगर उस वायरस निकम्मे को मारना है तो उस वायरस निकम्मे को हमें मारने के लिए, जो कि हमारे जैसी खासियत है लेके हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी खाने वाली चीजों को नुकसान, भाई तू आए ही क्यों, काहे को, बस आ गया, क्या करें। उसके बाद इसे अगर तुमने मारना है तो तुम अल्ट्रा वायलेट रे, जो सूरज की रोशनी है उसके सामने उसे रखो, देखिए ऐसा लगेगी पिटाई होगी खत्म। उसके बाद ये एंजाइम, इनके पास अपने एंजाइम भी होते हैं, जैसे हमारे पास भी अपने एंजाइम होते हैं। अब ये वायरस है जो चुन्ना मुन्ना सा है, जो कि मिडल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या करता है, इसके पास नॉन लिविंग कैरेक्टर भी होते हैं, वायरस के पास नॉन लिविंग कैरेक्टर भी होते हैं। अब वायरस के पास नॉन लिविंग कैरेक्टर कौन से होते हैं, इनएक्टिव विदाउट होस्ट। देखिए नॉन लिविंग कैरेक्टर कैसे, अब फॉर एग्जाम्पल ये गया बैक्टीरिया की बॉडी में, बैक्टीरिया की बॉडी में गया
और बैक्टीरिया की बॉडी में जाने के बाद ये जो बैक्टीरिया, देखिए वायरस की कुछ इस तरीके की, अगर मैं बताना चाहूँ तो कुछ इस तरीके की आइकोसाहेड्रल होता है ना, फिर इसके क्या होता है, ये जाकर उस जगह पे जाकर बैठता है। तो इसीलिए अगर बच्चों वायरस के पास उसका होस्ट नहीं होगा, किसी और की बॉडी नहीं हो गई, तो वायरस इनएक्टिव होगा। ये चीज आपने याद रखनी है। दे अंडरगो क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। हमें कोई टुकड़ों में तोड़ सकता है? मतलब कि चुनने चुनने मुन्ने से ये टुकड़े हो जाए हमारे, ऐसा नहीं होता, हमें काटना पड़ता है। तो ये वैसे ही क्रिस्टलाइजेशन से हमारे टुकड़े तो नहीं होंगे। बात ये है कि फिर कुछ बेकार लोग होंगे जो कि इंसानों को कत्ल करते हैं, बट ये इस क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है। उसके बाद दे लेक ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। अब देखें बच्चों, सेल के अंदर काफी ऑर्गेनेलीज होती हैं। सेल, ये फॉर एग्जांपल एक सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के अंदर लाइसोसोम होते हैं, ये सुसाइडल बैग है सेल के। सुसाइडल बैग, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनली आपकी बॉडी के अंदर खराब हो जाती है तो उन्हें उसकी लाइसिस करते हैं ताकि ये नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद सेल के अंदर अपनी गोल्जी बॉडी होती है, जिस इज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। उसके बाद इसके पास अपना न्यूक्लियस होता है जो कि ब्रेन ऑफ द सेल होता है। एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम होते हैं। 15 किस्म के ऑर्गेनी राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन इसके पास ऐसी कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती ही नहीं है। इस वजह से इसका नॉन लिविंग कैरेक्टर ये है, दे लैक सेल ऑर्गेनेलीज, इसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती। उसके बाद डू नॉट परफॉर्म मेजर लाइफ एक्टिविटीज, जैसे कि स्टूडेंट हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। रेस्पिरेशन से क्या मुराद है, हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, हम ग्लूकोज को ब्रेक कर कर एटीपी को रिलीज कर रहे हैं, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे, ऑक्सीजन को अंदर ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। तो इनके पास ऐसी कोई चीज नहीं होती। उसके बाद हम जो खाते हैं उसे हमने बॉडी से क्या करना होता है, बाहर भी निकालना होता है, यानी कि हमें उस बॉडी से अपने वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रिएट भी करना होता है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म, हम मेटाबॉलिज्म भी करते हैं। अब मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है, सम ऑफ ऑल एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज है, सम करें एक्टिविटीज का जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म हो रही हो, ये वो एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करते। और इन दोनों की हमने मिलाकर आप लोगों के लिए एग्जांपल रखी है, जैसे राइनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, और कोविड जो भी कोरोना आया था 90, और ह्यूमन इम्यून वायरस, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये एमटीपी एमडीसी के सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं कि वायरस जो है ना पागल, उसकी स्टडी करते हैं, हिस्ट्री ऑफ वायरस। अब सबसे पहले जो है वो एडवर्ड जीनर आए हैं 1796 में। इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट है बच्चों, इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन को बनाया जो काउ पस गिवन 8 इयर्स ओल्ड जो हेल्दी बॉय थे उनको क्या हो गए, पॉप्स, जिसे चिकन पॉप्स कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसको एक वैक्सीन लगाई, उसको एक मतलब कि वैक्सीन लगाई और उनको वो डिजीज क्या हुई, हट गई, पॉक्स हट गई। तो उसने तो फिर उस वक्त क्या हुई, वैक्सीनेशन होना शुरू हुई 1796 से, जब एक जो हेल्दी बॉय को वो बीमारी लग गई और उसने एडवर्ड जीनर ने उसे सही कर दिया। तो उसे हम तब प्रपोज हुआ, वैक्सीनेशन का जन्म हुआ, बोर्न हुई। वेका का मतलब होता है लेटिन काउ, सही। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लोइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच, ये नाम आपने याद रखना है। लोइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच ने क्या किया, देखिए लोइस पास्चर ने वायरस को भी क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब उसके बाद देखिए इसने प्रूव किया वायरस, नहीं तो ये तो मानते ही नहीं थे कि भाई जो वायरस है वो बीमारियों की जड़ है। लेकिन हमारे जो लुइस पास्चर है उसने बताया कि भाई जो वायरस है वो ही बीमारियों की सबसे बड़ी जो जड़ है। कौन है बीमारियों की सबसे बड़ी जड़, वो है वायरस। वायरस क्या है, बीमारियों को फैलाने वाला एक तरह का एजेंट है। अब उसके बाद हमारे पास चार्ल्स चैम्बरलेन 1884 ने, अब चार्ल्स चैम्बरलेन ने क्या किया, देखिए चार्ल्स चैम्बरलेन ने डिस्कवर किया रेबीज वायरस को। रेबीज जो वायरस है उससे उसने क्या किया, प्रपोज किया और बताया, इसे इसने फिल्टर में से पास करवाया ब्लॉक बैक्टीरिया के, और इसने फिल्टर किए 100 से 100 नैनोमीटर तक के बैक्टीरिया को इसने फिल्टर करवाया। उसके बाद है एवानोस्काई जो कि 1892 में थे। इन्होंने क्या किया, फाउंड किया तमाकू मोजेक एक वायरस है, उसको इसने क्या किया, एक फिल्ट्रेबल, एक इस तरीके से फिल्ट्रेबल है उसमें इसको इसके अंदर डाला। उसके बाद इसने इसको शो किया कि ये जो बीमारी है ये तो बैक्टीरिया फैला रही, इससे लगा कि बीमारी बैक्टीरिया। अभी भी वो रिसर्च पर है, इसकी बात को इतना काबिल नहीं समझ रहे, लेकिन अभी भी ये रिसर्च पर है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा। वो देखिए एक फिल्ट्रेबल है, दिस इज अ फिल्ट्रेबल, इस फिल्ट्रेबल के अंदर एक पत्ता सा
उसको मतलब कि वो बीमारियां काज कर रहा था, वहां पर अलग अलग किस्म की बीमारियां काज हुई जा रही थी। तो उसने 100 पे रिसर्च की और उससे ये पता चला कि ये बैक्टीरिया है जो कि बीमारी काज कर रहा है, फिल्ट्रेबल से गुजरा। फिर एवानोस का आया है 1892 में, जिसने बताया फाउंड द तंबाकू मोज़ेक वायरस को फिल्टर किया। सो उसको भी ऐसा ही लगा कि ये जो बीमारी है ये बैक्टीरिया काज कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि बड़ी जड़ के वायरस है, ऐसा ऐसा पता चला। फिर आया WM स्टेनले 1935 में, सही। इसने बताया कि क्रिस्टलाइज अब वायरस, इसने तंबाकू मोज़ेक वायरस एक जो कि एक तरह का जो पत्तियां जो है फ्लावर्स, उसके अंदर ये क्या हो रहा था, वायरस हो रहा था, इस तरीके से कुछ वायरस हो रहा था। तो इसने उससे क्या किया, क्रिस्टलाइज किया। फिर पता चला कि ये जो बीमारियों की जड़ है, उसके बाद इससे सही बोल रहा था लुईस पास्चर ने, वायरस ही है। अगर बच्चों ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सवाल आपके पूछे जा सकते हैं टेस्ट के अंदर कि क्या क्या किस किस ने कैसे किया है। अब उसके लिए आपको एक याद करना पड़ेगा, एक लाइन जो कि आप लोगों को, एवरी लिटिल चाइल्ड इज शरारती बदमाश। एवरी लिटिल चाइल्ड इज शरारती बदमाश। एवरी से क्या है, एडवर्ड जेनर। उसके बाद लिटिल से क्या है, लॉयस पास्चर। उसके बाद सी जो चाइल्ड से वो है चार्ल्स चैम्बरलेन। उसके बाद आप लोगों के पास शरारती, शरारती इसके बाद क्या है, शरारती। तो ये वाली चीज भी आपने याद रखनी है। उसके बाद क्या है, बदमाश। तो ये वाली चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डीएनए वायरस, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से जो आ सकते हैं कि वायरस कब कितने में कितने जो है वो अपनी जनरेशन को रिप्रोड्यूस करता है, तो 70 सेकंड में पता नहीं कितनी कर लेता है। उसके बाद याद रखिए डीएनए वायरस, जो कि डीएनए वायरस के अंदर जो लार्जेस्ट होते हैं, वो याद रखिएगा पैरो वायरस होते हैं, जिनकी जो लेंथ होती है वो 250 नैनोमीटर एमसीक्यूज आ सकता है। और जो डीएनए वायरस में सबसे छोटे होते हैं वो होते हैं जो आप लोगों का पर वो वायरस होते हैं जिनकी लेंथ 20 नैनोमीटर होती है। हर चीज याद रखनी है। उसके बाद आता है आरएनए वायरस। आरएनए वायरस के अंदर आपका पैरोमायो वायरस आता है, जो कि लार्जेस्ट होता है। आरएनए वायरस में जो छोटा होता है वो आपके पास होता है पिक्रो पी पीकोडना वायरस। पीकोडना वायरस होता है जिसे आप पोलियो वायरस भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखनी है, इस वजह से मैंने यहाँ पर अलग से लिखी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, फुट एंड माउथ जो डिजीज है, जो कि काउस में काज हुई, वो कब काज हुई, 1898 में जो फर्स्ट डिजीज काज हुई। उसके बाद जो इंसानों में है, इंसानों में क्या काज हुआ, येलो फीवर। येलो फीवर क्या हुआ, काज हुआ 1901 में। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्या हो, क्लियर हुई हो। ये जो बच्चों मैंने सारी आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये आपके टेस्ट के लिए और एमडीगेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना। अगर आप मिस करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मेरी एक एडवाइस माने, आप इसको कॉपी कर लें और अपने नोट्स के अंदर इसको शामिल करें। जब आप एमडीगेट आपका करीब होगा तो आपको ये पॉइंट बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो चलें आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वायरस क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर आप लोगों ने करते जाना है। तो चलें देखते हैं। बच्चों, हमारे पास वायरस की स्ट्रक्चर क्या होती है, यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, बस आपने इसको पढ़ लेना है, आपका एमडीगेट क्लियर हो जाएगा। तो चले मेरे बच्चे इसको देखते हैं। वायरस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। एक वायरस के पास उसका जेनेटिक मटेरियल होगा। याद रखिएगा, वायरस के अंदर एक ही टाइम में डीएनए और आरएनए प्रेजेंट नहीं होगा। वायरस के पास एक ही चीज प्रेजेंट होगी, या फिर किसी टाइम डीएनए प्रेजेंट होगा या फिर किसी टाइम आरएनए प्रेजेंट होगा। अब हम इसको पढ़ने से पहले आपको मैं स्ट्रक्चर के बारे में रिव्यू करवा देती हूँ, ताकि आप लोगों को ये पढ़ना आसान हो जाए। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप बाहर कुछ देख रहे हैं कि चीजें निकली हुई हैं इस तरीके की। ये जो चीजें बाहर निकली हुई हैं, ये आकर है क्या वायरस के पास। सवाल ये है कि मैम ये वायरस के पास क्या है। याद रखिएगा, इसको हम वायरस के बोलते हैं स्पाइक्स। ये क्या है, स्पाइक्स है वायरस के। और ये किसके मिलकर बने हुए हैं, आपने बोलना है मेरे बच्चे, ग्लाइकोप्रोटीन के। किसके बने हुए हैं, ग्लाइको, मैं यहाँ पर सही तरीके से लिख दूं, ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए ये स्पाइक्स। याद रखिएगा, वायरस की ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके स्पाइक्स, इससे ही ये चीजों को रिकॉग्नाइज करता है कि ये होस्ट के ऊपर सही बैठ रहा है नहीं। ये क्या होते हैं, स्पाइक्स होते हैं वायरस के, और ये किससे मिलकर बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये चीज आपने देख ली है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग फोकस करें।
अब स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं ये कौन सी चीज है, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। याद रखिएगा एक ही वक्त में इसके पास डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होंगे। एक ही वक्त में या तो इसके पास डीएनए होगा वायरस के पास, या तो एक ही वक्त में वायरस के पास आरएनए होगा। दोनों चीजें कभी भी वायरस के पास एक ही टाइम पर प्रेजेंट नहीं होगी। बार बार बता रहे हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज आता है। ये वायरस का क्या जेनेटिक मटेरियल है। अब फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसके अंदर ये बंद है, इसका कवर है, वायरस का क्या कवर है, ये देखें जिसके अंदर वायरस बंद है, देखें जिसके अंदर वायरस प्रोटेक्ट है, जिसके अंदर ये वायरस बंद है, ये उसका क्या है, कैप्सिड है। दिस इज आर कैप्सिड, यहाँ पर लिख दूं दिस इज वायरस कैप्सिड, दिस इज कैप्सिड। क्लियर है। अब ये जो कैप्सिड है आप इसे प्रोटीन कोट भी वायरस का कहते हैं, प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट। अब ये कैप्सिड है जिसके अंदर वायरस बंद है, लेकिन ये कैप्सिड किससे मिलकर बना हुआ है। देखिए डिटेल में जा रहे हैं तो आपको हर चीज डायग्राम 13% आपके एमडीगेट में आती है। ये जो कैप्सिड है ये छोटे छोटे कैप्सोमर से मिलकर बना है। ये जो कैप्सिड है ये छोटे छोटे किससे मिलकर बना है, कैप्सोमर से मिलकर बना है। ये चीज आई होप आप लोगों को क्लियर हुई हो। सही। आप इसे वायरस का वायरल जीनम भी कह सकते हैं, आप जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं, दोनों नाम आपने याद रखनी है। क्लियर है। अब इसको वायरस का कैप्सिड बोला है जो कि कैप्सोमर से बनकर बना हुआ है। आप इसको कैप्सिड भी कह सकते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड भी कह सकते हैं। सही है, ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। न्यूक्लियो कैप्सिड और कैप्सिड का पूछा जाए किससे मिलकर बने, कैप्सोमर से मिलकर बने हैं। ये चीज आई होप आपको क्लियर हो। अब ये वायरस की बाहर वाली झिल्ली, ये वायरस की बाहर वाली आप झिल्ली देख रहे, देखे मैं आपको डिनोट कर भी देती हूँ। ये जो आप बाहर वाली इसकी प्रोटेक्टिव इसका प्रोटीन का कोड देख रहे हैं, ये क्या है, प्रोटीन कोट। ये देखें यहाँ इसे कह सकते हैं दिस इज वायरस इनवेलप। ये वायरस की क्या इनवेलप है, या ये वायरस का क्या है, प्रोटीन कोट है, जिसके अंदर वायरस क्या है, प्रोटेक्ट पड़ा हुआ है। मैं एक बार और अपने बच्चों को रिव्यू करके बताऊंगी क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे नहीं जाने चाहिए। अब मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें ये वायरस का क्या है, ऊपर वाला ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको आप प्रोटीन कोट कह सकते हैं वायरस का, या इसे वायरस की इनवेलप कह सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, क्लियर है ना मेरे बच्चे। अब यहाँ पर देखो ये जो बाहर आप देख रहे हैं सिग्नल, एक तरह के सिग्नल है, या आप कह सकते हैं ये वायरस की स्पाइक्स, स्पाइक्स आप इस कहते हैं। और ये स्पाइक्स किससे मिलकर बने हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने हैं। इतना आपको सिंपल क्लियर हुआ। अब ये यहाँ पर देखें इसका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल एक ही टाइम दोनों चीजें आपको पता है प्रेजेंट नहीं होती, तो कोई भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट है। यहाँ आप इसे वायरल जीनम भी कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब ये जो जीनम जिसके अंदर पैक है, जिसके अंदर बंद है, उसको आप कैप्सिड भी कह सकते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड भी कह सकते हैं। ये किससे मिलकर ये भी कैप्सिड बना है, याद रखिएगा, याद रखिएगा कैप्सोमर से मिलकर बना हुआ। क्लियर है। ये इसको यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है, इन ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर को भी आप कहते हैं वायरल के टैगमेंट से। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो गया। देखें आपको क्लियर नजर आ रहा है नहीं, बाद में आप कमेंट करते हैं कि मैम हमें तो क्लियर नजर आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखें इतना इतना मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिए हैं, बिल्कुल सही है। अब प्रोटीन कोड आपको बता दिया कैप्सिड होता है, बिल्कुल सही हो गया। मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, कैप्सिड किससे मिलकर बना था, ये कैप्सिड था, किससे मिलकर बना था, कैप्सोमर से मिलकर बना था। या मैंने अपनी जो डायग्राम है उसकी जो जुबान है यहाँ पर लिख दी है, आपने बस एक बार इसको खोल के नोट्स बना ले, खोल के लिख लें, बस एमडीके क्लियर हो गया। सही है। अब वायरॉन भी होते हैं जो कि जीन का एक तरह का इनका कप होते हैं कोई। अब उसमें कैप्सिड जो है वो आउटसाइड कोट है, कैप्सिड जो है वो आउटसाइड एक तरह का क्या है, कोट है, ये आप देख रहे हैं, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, बंद है। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, यहाँ पर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होती है वो याद रखिएगा, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस कौन करवाते हैं, हेपेटाइटिस जो होती है और जो रेट्रो वायरस होते हैं। सही। वायरस की जो इनवेलप होती है वहां पर क्या मौजूद होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स।
इतना आपको क्लियर हो गया, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल गया। अब स्टूडेंट देखें, अब वायरस के कुछ आपके पास कंपोनेंट्स भी होंगे। वायरस का पहला जो कंपोनेंट होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, वो होता है इसका जीनम। जीनम की वजह से आप वायरस को लिविंग में रखते हैं, और वायरस आपको पता है नॉन लिविंग भी है कुछ चीजों की वजह से। अब वायरस की जो एक कोड होती है, कोर, कोर क्या है, जिसके अंदर इसका डीएनए प्रेजेंट है, जिसे हम न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहते हैं। न्यूक्लियो कैप्सिड एक तरह का कॉम्बिनेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जीनम प्लस कैप्सिड का। और वायरस के ऊपर एक इन्वेलप होती है, जो कि सम टाइम, मतलब कि कभी कभी प्रेजेंट होती है, कुछ वक्त में प्रेजेंट होती है, कुछ वक्त में ये प्रेजेंट नहीं भी होती। उसके बाद कम्स हो होस्ट, ये क्या आता है किसके पास आता है, होस्ट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वहां पर आता है। उसके बाद इन्वेलप वायरस मोर फ्लैजिला, जो वायरस की इन्वेलप होती है, कोई कोई वायरस इस ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारी क्या होती है, उनके पास उनकी फ्लैजिला होती है। उसके बाद अगर देखें, अब देखें बच्चों, वायरस जब भी आपको होता है तो आप एंटीबायोटिक नहीं लेते, क्योंकि वायरस तो एंटीबायोटिक तो काम ही नहीं करती, क्योंकि एंटीबायोटिक किसके लिए होती है, बैक्टीरिया के लिए होती है, और वायरस के लिए उसके पास क्या होती है, वैक्सीन हम देते हैं। ये चीज आपने याद रखी है। ये नहीं कि एंटीबायोटिक किसके लिए यूज होती है, आप वायरस के लिए लगा दे, बैक्टीरिया के लिए होती है। उसके बाद एंजाइम जो है, जो कि कोर के अंदर प्रेजेंट है, हेल्प वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ते हैं। उसके बाद आपके पास है जो कि एमसीक्यूज में आ सकता है, जो कि डाउ यूनिवर्सिटी नम्स में जो आपका टेस्ट हुआ था उसके अंदर काफी बार ये एमसीक्यूज बनकर आए हैं कि वायरस हर्ब्स के अंदर कितने कैप्सोमर्स होते हैं, तो आपने दिमाग में मेमोराइज कर लेना है, वो कितने होते हैं, 162 होते हैं। उसके बाद एडिनो वायरस के अंदर कितने कैप्सोमर होते हैं, आपने याद रख देना है, 252 होते हैं। उसके बाद पोलियो वायरस में कितने कैप्सोमर्स होते हैं, तो आपने याद रख लेना है, कितने होते हैं, 32। क्लियर नजर आ रहा है, तो चलें, क्लियर नजर आ रहा है, 32 पूरे क्या होते हैं, कैप्सोमर्स होते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद शेप वायरस, वायरस की शेप देख रहे हैं हम प्लांट और एनिमल के हिसाब से, कैसे देख रहे हैं मैम, हमें बताएं। अब जो वायरस है उसकी जो है वो 4 मेन शेप होती हैं, कितनी, 4, 4 शेप। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो पॉलीहाइड्रल होते हैं, जिसकी बहुत सारी साइड होती हैं। कुछ वायरस जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रल होते हैं, पॉलीहाइड्रल कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, जी हाँ। कुछ वायरस जो है वो पॉलीहाइड्रल होते हैं, जिनकी कितनी शेप होती है, जिनकी मेनी साइड्स, वो साइड्स हो सकती हैं जिनकी। उसके बाद कुछ होते हैं हेलिकल, हेलिकल डीएनए लाइक होते हैं, कुछ कुछ इस तरीके से डीएनए लाइक होते हैं, ऐसे कुछ, सही। कुछ वायरस क्या होते हैं, हेलिकल भी होते हैं। उसके बाद कुछ उन हेलिकल वाले के एमसीक्यूज आते हैं, बी साइड होती हैं। जो है, ये वायरस जो है ये एनिमल के अंदर कॉमन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज जो है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वायरस, कॉम्प्लेक्स बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरियो मतलब कि बैक्टीरिया को लाइसिस, अगर मैं यहाँ से वर्ड से मीनिंग दिखाऊं, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, फेज का मतलब है लाइसिस, बैक्टीरिया को ब्रेक करना, इसका मीनिंग नहीं करा है, लाइसिस करते हैं वायरस, उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट, उनका पॉलीहाइड्रल हेड होता है, और रोड शेप उनकी क्या होती है, टेल होती है, रोड शेप टेल होती है, पॉलीहाइड्रल, ये है पॉलीहाइड्रल, दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज दैट इज दैट इज, ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि इनकी क्या होती है, पॉलीहाइड्रल, इस तरीके से इनकी हेड होती है, और इनकी जो टेल होती है वो रोड शेप होती है। इस तरीके की बच्चों क्या होती है, इनकी टेल जो होती है वो रोड शेप होती है, सही। ये वायरस इन्फेक्शन करते हैं किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। वायरस किसके ऊपर इन्फेक्शन करते हैं, आपने क्या बोलना है, बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं। ये दो चीजें आपने देख लेनी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग्स। मैम कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग्स, तो बच्चों ये जो आपके पास टॉट है, उन्होंने 1950 में इस चीजों के बारे में बताया कि ये वायरस है, और एक है हैरिली, इन दोनों के नाम उन्होंने 917 में और ज्यादा इसे एक्सप्लेन किया है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर बच्चों ये एग्जाम्पल है, ये सारी आपने याद करनी पड़ेगी, मैंने बहुत डिटेल में लिखी हुई है। अब इसमें एग्जाम्पल है एडिनो वायरस। अब जो एडिनो वायरस होता है वो पॉलीहाइड्रल होता है, सही। उसके बाद ये स्पेरिकल जो वायरस होता है वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस।
जो हेलिकल वायरस होता है वो टीएमवी टमाको मोजेक वायरस, ये हेलिकल शेप में होता है। और जो कॉम्प्लेक्स वायरस होता है वो बैक्टीरियोफेज होता है। ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, याद रखनी है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन की बेस पर अगर हम होस्ट को देखें, क्लासिफिकेशन की बेस पर अगर हम होस्ट, क्योंकि होस्ट के बिना वायरस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर होस्ट ही ना हो तो वायरस किसके ऊपर अटैक करेगा। तो इस तरीके से अब हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑन द बेस ऑफ द उसके होस्ट में। अब प्लांट में बैक्टीरिया है, उसका एनिमल, ये तीनों इसके होस्ट बन सकते हैं। ये होस्ट होंगे तभी तो वायरस क्या करेगा, एक्ट करेगा। उसके बाद प्लांट, प्लांट का जो प्लांट में ये फैलाता है जो वायरस है, ये टीएमवी फैलाता है, तंबाकू मोजेक वायरस फैलाता है। और डवार्फ वायरस, और डवार्फ वायरस भी इसकी वजह से ही प्लांट के अंदर होता है, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से। उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर जो होता है, याद रखिएगा, वो होता है बैक्टीरियोफेज। क्लियर है। उसके बाद आपके पास है एनिमल, एनिमल के अंदर जो ये वायरस फैलाता है वो होते हैं स्मॉल पॉक्स, जैसे इंसानों को होते हैं ह्यूमन ह्यूमन वायरस, ये भी वायरस फैलाता है एनिमल के अंदर, हमारे अंदर ये क्या, और स्मॉल पॉक्स फैलाता है। उसके बाद ये एडिनो वायरस भी एनिमल के अंदर, ये वायरसेस ही होते हैं जो क्या काज करते हैं, आप लोगों की बीमारियां बहुत ज्यादा काज करते हैं। कौन काज करते हैं, ये वायरस, क्योंकि ये वायरस बच्चों बहुत ज्यादा क्या होते हैं, नुकसानदार होते हैं, जो हर वक्त क्या करते हैं, बीमारियों को ही देते रहते हैं इंसानियत के अंदर। तो ये चीज आई होप आपने क्लियर की हो, इसको आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। ये चीज याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल एडिनो वायरस, पॉलीहाइड्रल स्पेरिकल इन्फ्लुएंजा, हेलिकल, टीएमवी, उसके बाद कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियोफेज, इसमें से एमसीक्यूज आएंगे। और एमसीक्यूज किस किस में से आएंगे वो भी आपको, ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन होस्ट, इसमें से प्लांट में टीएमवी, ड्वार्फ वायरस, बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज, एनिमल में स्मॉलपॉक्स, एचआईवी और एडिनो वायरस। और एडिनो वायरस के अंदर कैप्सोमर्स याद रखने हैं, 252 कैप्सोमर्स पाए जाते हैं। ये एमसीक्यूज कैप्सोमर काउंट, ये वाले जो एमसीक्यूज है इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। कंपोनेंट्स को भी याद रखना है, यानी कि आपको सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। तो चलें आगे। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि सम वायरस जो है वो किस तरीके से, उनके कौन कौन से होस्ट होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम क्लासिफिकेशन की बेस पर किस तरीके से जीनोम को क्लासिफाई करेंगे वायरस की। ये जितनी भी मैंने टर्म्स लिखी है ये एमसीक्यूज में आ सकती हैं, क्योंकि ये पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है कि आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपने क्या करना है, याद करना है। सही है, तो चले अब उसके बाद आपने वायरस को याद रखना है और वायरस का क्या होस्ट है उसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। उसके बाद वायरस जो है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस का जो होस्ट है जिसके ऊपर वो इफेक्ट करेगा वो आप लोगों के पास कौन होगा, बैक्टीरिया होगा। क्लियर हुआ। उसके बाद टीएमवी, तंबाकू मोजेक वायरस, किसके ऊपर मतलब कि ये वायरस है तंबाकू मोजेक वायरस, इसका होस्ट किसके ऊपर एक्ट करता है, जो ये वायरस होता है वो है तंबाकू प्लांट्स। उसके बाद वायरस कौन सा है, रेबीज, रेबीज जो वायरस है ये मैमल्स में होता है, ओनली मैमल्स, किसके अंदर होता है, ओनली मैमल्स के अंदर होता है। एचआईवी, ह्यूमन इम्यून वायरस, ये याद रखिएगा, आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टी हेल्पर सेल, क्या बोलते हैं, टी हेल्पर सेल्स कहते हैं। वो जो याद रखिएगा, हम जब इम्यूनिटी को पढ़ेंगे, जब हम इम्यूनिटी को पढ़ेंगे, अब इम्यूनिटी होती क्या है, जो कि मैंने इसका नाम दिया, वो जो इम्यूनिटी क्या होती है, डिफेंस सिस्टम होता है, जो आपकी बॉडी को जो भी वायरसेस होते हैं या कोई भी थर्मल चेंजेस आते हैं, कोई भी चेंजिंग, उनसे क्या करती है, बचाती है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी बीमार हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि आई विल कम, मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, लेकिन शाम तक आप ठीक हो जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रेजेंट है। याद रखिएगा। अब आपके व्हाइट ब्लड सेल में जो टी, देखें आपका एक होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये चीज याद रखिएगा। एक आप लोगों के पास होता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, एक होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो तीन तरह के अल्लाह ताला ने आप लोगों की बॉडी के अंदर क्या बनाए हैं, डिफेंस सिस्टम बनाए हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर याद रखिएगा आपकी स्किन आ जाती है, आपका सीलिया आ जाते हैं, तो ये चीजें आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और आपका क्या आ जाता है, म्यूकोस आ जाता है। ये सारे क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आ जाते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आपके व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, क्रोफेजिस, और क्या आ जाते हैं, मोनोसाइट्स आ जाते हैं,
डेंड्रिक सेल्स आ जाते हैं, डेंड्रिक सेल। ये सारे व्हाइट ब्लड सेल्स की क्या है, टाइप्स हैं, ये सारे सेल। अब देखो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आपके बी सेल्स आ जाते हैं और क्या आ जाते हैं, टी सेल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, टी सेल आ जाते हैं। तो ये वाली चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है। ये दो सेल्स आप लोगों के पास आ जाते हैं, सही। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर एक आप लोगों के पास आती है, याद रखिएगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मैं आपको डिटेल बता रही हूँ कि ये चीज कहां से आई है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और एक होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों के पास होती है, वेट स्टूडेंट्स आई विल ओपन द डोर ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो कुछ इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने देखना है, एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एक होती है, याद रखिएगा, एंटीबायोटिक मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबायोटिक इम्यूनिटी। तो ये दो तरह की इम्यूनिटी होती है। तो याद रखिएगा इनके अंदर ही आपके क्या हो जाते हैं, टी हेल्पर सेल्स आ जाते हैं, ये सारे सेल्स आ जाते हैं। अगर आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन किसी एक्सीडेंट की वजह से खराब हो गई है, ये चीजें काम नहीं करी, तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपके व्हाइट ब्लड सेल्स है, इसके अंदर आपके टी हेल्पर सेल्स यहाँ पर आ जाते हैं। सो ये चीज याद रखिएगा, ये किसके ऊपर एक्ट करती है, HIV आपके जो व्हाइट ब्लड सेल जो है, टी हेल्पर सेल है, वहां पर क्या करती है, एक्ट करती है। उसके बाद आ जाती है एक जो वायरस है, वो है पोलियो। अब पोलियो का होस्ट क्या होता है, पोलियो किसके ऊपर इफेक्ट करता है, तो पोलियो आपकी जो स्पाइनल कोड के सेल्स होते हैं, स्पाइनल कोड्स के, आपका स्पाइनल कोड्स कुछ इस तरीके से बटरफ्लाई कुछ शेप होता है, पर मुझसे ये बन गया। अब बच्चों स्पाइनल कोड के ऊपर जो एक्ट करते हैं वो आपके क्या होते हैं, पोलियो बीमारी जो थी स्पाइनल कोड के सेल्स के ऊपर एक्ट करती है। उसके बाद आपके पास है हेपेटाइटिस वायरस। अब हेपेटाइटिस वायरस किसके ऊपर एक्ट करेगा, हेपेटाइटिस का होस्ट क्या होगा, तो आपने याद रखना है, वो होते हैं आपके लिवर सेल्स होते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है आपके ह्यूमन कोल्ड वायरस, जो कि ह्यूमन कोल्ड वायरस आपको हो जाता है कभी कभी, वो आपके अपर एक्सपायरेटरी सिस्टम, एक तो लोअर एक्सपायरेटरी सिस्टम होता है, लेकिन आपके अपर एक्सपायरेटरी सिस्टम के अंदर ये काजेज होते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन जीनम, जीनम की बेस पर अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें तो याद रखिएगा, एक होती है जीनोम टाइप और उसकी एग्जांपल है वायरस की। अब जीनोम टाइप आपके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, फिर एक पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद डीएनए स्टेप। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। अब ये तो आप समझ जाएंगे, ये वाली चीजें, लेकिन आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस क्या होता है बच्चों, ये एक तरह का मैसेंजर आरएनए के तौर पर काम करता है। इसके पास ये एक मैसेंजर आरएनए ही होता है जो क्या बनाता है, खुद ही डीएनए बना देता है और आरएनए बना देता है, इसको किसी मैसेज की जरूरत नहीं होती क्योंकि खुद ही मैसेंजर आरएनए। लेकिन नेगेटिव से क्या मुराद है बच्चों, आपके पास नेगेटिव जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, इसको सबसे पहले डीएनए और आरएनए बनाने के लिए इसको सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, मैसेंजर आरएनए बनाना पड़ता है। उसके बाद वो क्या बनाता है, मैसेंजर डीएनए और आरएनए, बट इसको उसकी जरूरत नहीं होती। अब आपने याद क्या करना है, आपने याद करनी है स्टूडेंट इसकी एग्जांपल जो कि आएंगी टेस्ट के अंदर। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की जो एग्जांपल है वो आप लोगों के पास है स्मॉल पॉक्स है, हर्ब्स है और क्या है, एडिनो वायरस है। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसकी एग्जांपल क्या होगी, प्रो वायरस। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की एग्जांपल है रियो वायरस, रियो गाड़ी नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। उसके बाद पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पोलियो वायरस एंड डेंगू, जो कि मच्छरों की वजह से जो बीमारी हुई थी, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट रिसर्च हुई थी, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, मॉस्किटोज के ऊपर, कि वो समझते थे कि जो बीमारी है ये पानी जो है, हवा पानी को लग रहा है और पानी पीने की वजह से ये बीमारी काज हो रही है। लेकिन ऐसा ऐसा साइंटिस्टों को पता चला नहीं ये कौन काज कर रहा है। इन्होंने कैसे किया कि इन्होंने जो नेट में लोग सोते थे, मच्छरदानी लगाते थे, उनको ये बीमारी नहीं होती थी, और जो नेट के बाहर लोग सोते उनको बीमारी। फिर एक साइंटिस्ट ने सोचा कि ये क्या है, उस साइंटिस्टों को सबसे पहले काज जो मिला ब्लड के अंदर, लोगों के ब्लड के अंदर मिला प्लाज्मोडियम मिला, वो समझते थे बैक्टीरिया की वजह से। लेकिन साइंटिस्टों ने फिर गौर करना स्टार्ट किया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हर कोई एक जैसा थोड़ी होता है, जो हर किसी ने अपना नाम बनाना होता है। ये जो मॉस्किटो हैं जो कि नेट के अंदर लोग सो रहे थे, उनको ये बीमारी लग ही नहीं रही थी।
और जो मच्छरदानी की बारिश हो रही थी उनको, फिर उन्होंने बोला यार क्या है काहे को हमने इतना टाइम वेस्ट किया, ये तो डेंगू है। फिर उनको पता चला कि ये मच्छरों की वजह से बीमारी है। इसके ऊपर भी बड़ी हिस्ट्री है बच्चों, ऐसे नहीं कोई चीज डिस्कवर हुई। इसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की रेबीज या इन्फ्लुएंजा वायरस ले सकते हैं। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड विद डीएनए स्टेप्स में आपके पास रेट्रोवायरस और एचआईवी ह्यूमन इम्यून, ये लिख लें आप लोग, और ये बोलेंगे मैम ने बता दी, ये लिखा नहीं है, ये दे। अब आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास आरएनए वायरस क्या होते हैं। हमने डीएनए वायरस को पढ़ लिया है, अब हम आरएनए वायरस को देख रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आरएनए वायरस जो है वो माइक्सो, यानी कि माइक्सो जो है वो पैरामेक्सो वायरस, और जो हम ऑर्थो यहाँ पर ऑर्थोमो जो वायरस है उसके बारे में हम देखेंगे सिंप्लीफाई, क्योंकि यही क्या होते हैं, आरएनए में वायरस होते हैं जो कि आरएनए को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद पहला हमारे पास है पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस जो है, जो आरएनए वायरस है, ये हमें काज करता है, मीजल्स काज करता है, और जो मम्स होते हैं उन्हें ये क्या करता है, काज करता है। उसके बाद अगर आगे देखें, हमारे पास होता है ऑर्थोमेक्सो वायरस। अब जो ऑर्थोमेक्सो वायरस है ये काज करता है, याद रखिएगा, इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो काज करता है ये बीमारी को। उसके बाद है हमारे पास पी कर्नो जो वायरस है, जो कि एथ्रो वायरस है, वो काज करता है पोलियो वायरस। ये सारे आपने याद करने हैं। उसके बाद है आपके पास टोगो वायरस। अब जो टोगो वायरस है इसको काज करने वाला कौन सा, रूबीला वायरस है, सही है। उसके बाद है ऑर्थोमेक्सो वायरस। ऑर्थोमेक्सो वायरस को कौन काज करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। रेट्रो वायरस जो है वो काज करता है ह्यूमन इम्यून वायरस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है आरएनए वायरस, जो कि पार्टिकल्स और ऑर्डर्स, और अगर फैमिलीज के हिसाब से अगर हम देखें तो जो आरएनए वायरस है और जो इन्वेलप है और एसएस ऑर्डर्स है, इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है। अब देखिए, जो आपके पास पिको वायरस है, पिको वायरस के ऊपर कोई इन्वेलप नहीं होती, और इसका जो एसएस ऑर्डर होता है वो होता है पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। उसके बाद है रियो वायरस। रियो वायरस के ऊपर कोई इन्वेलप नहीं होती, इस वजह से अगर देखें तो एसएस ऑर्डर में ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। उसके बाद हमारे पास है कैटिकी वायरस। अब जो कैटिकी वायरस है इसके ऊपर भी कोई इन्वेलप नहीं होती, और इसका जो एसएस ऑर्डर होता है वो होता है पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। उसके बाद अगर आगे चले, हमारे पास होता है टुगो वायरस। अब जो टुगो वायरस होता है इसकी इन्वेलप होती है, और इसमें जो एग्जाम्पल है वो एसएस ऑर्डर है, वो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। उसके बाद है ऑर्थोमेक्सो वायरस। अब जो ऑर्थोमेक्सो वायरस है इसके ऊपर इन्वेलप होती है, और याद रखिएगा इसके अंदर नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आ जाता है। उसके बाद है आपके पास लेंटी वायरस, जो कि ह्यूमन इम्यून को काज करता है, जो डिजीज होती है वायरस। इन्वेलप होता है ये भी, और इसके अंदर पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और आरटी रेट्रो वायरस आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों आपको पता होना चाहिए कॉमन वायरल डिजीज, जो कि इंसानियत के अंदर तो ये कॉमन ही होती है। अगर बीमारी देखें डीएनए आरएनए की वजह से होती है, इसका एजेंट देखें कि कौन सा वायरस है, उसके बाद इसका क्ल्यू देखें क्या क्या चीजें बाद में शो होती हैं। तो ये क्ल्यू कहते हैं कि बार में जो है वो सिम्टम कौन से शो होते हैं, ये हो जाए तो सिम्टम कौन से शो होते हैं आप लोगों के पास। उसके बाद आपके पास है सिमाल पॉक्स। सिमाल पॉक्स का जो सबसे बड़ा काज होता है वो होता है आपका डीएनए के अंदर थोड़ी म्यूटेशन आ जाती है, और इसको काज करने वाला कौन सा वायरस होता है, बॉक्सो वायरस। उसके बाद इसका क्ल्यू बाद में क्या होता है, यहाँ पर आपको पोस्टुलेट्स ने मतलब के पोस्टुलेट्स निकलते हैं। उसके बाद आपके पास है हर्ब्स जो है वो डीएनए की वजह से काज होता है, ये याद रखिएगा एमसीक्यूज। उसके बाद इसको काज करते हैं हर्ब्स वायरस, जो कि स्किन के ऊपर सोर्स बन जाती है, स्किन जो है वो सूजने लग जाती है, स्किन में इन्फ्लेम होने लग जाती है। उसके बाद आपके पास है मम्स जो होते हैं उन्हें जो काज करते हैं वो आपका आरएनए करते हैं, आरएनए में कुछ चेंजिंग्स हो जाती हैं, किसकी वजह से, पैरामेक्सो वायरस की वजह से। और इसका जो आप लोगों के पास जो शो होते हैं बाद में, आपके जो ग्लैंड्स हैं वो क्या होने लग जाते हैं, सूजने लग जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास होता है इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा को जो मतलब कि वो किसकी वजह से होता है, वो आपके आरएनए की वजह से होता है, और इसका जो एजेंट होता है वो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। इसमें आपको क्या क्या सिम्टम शो होते हैं, आपको कफ और फीवर शो होता है। उसके बाद आपके पास है मीजल्स को काज करने वाला आरएनए होता है, इसका एजेंट पैरामेक्सो वायरस होता है, और इसमें बाद में आपको पैरालाइसिस, यानी कि जिसको मीजल्स हो जाए
उसको आप लोगों के पास क्या होते हैं, पैरालाइसिस हो जाते हैं। पैरालाइसिस क्यों होते हैं? क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो सही तरीके से आपका जो फंक्शन है उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। इस वजह से आपने काफी लोग देखे होंगे जो क्या हो जाते हैं, पैरालाइसिस हो जाते हैं। वो पैरालाइसिस क्यों होते हैं? वो इसी वजह से वो क्या हो जाते हैं, पैरालाइसिस हो जाते हैं। आई होप आपने याद किस किस को रखना है, आपने ये जो इम्पोर्टेंट चीज है ये एमसीक्यूज में सारी आएंगी। बच्चों इसमें से पूछा जा सकता है कि रियो वायरस इन्वेलप्ड होता है या नहीं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होगा तो आप नहीं पे टिक लगाएंगे ना। बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि हर्ब्स जो है उसको काज करने वाला वायरस कौन सा है? वोट काज हर्ब्स, हर्ब्स को कौन काज करता है, वो कौन सा वायरस है? तो अगर आपको पता नहीं होगा कि वो हर्ब्स वायरस है तो आप उसी वक्त बचो, आपको पता आपकी वैसे जो आपको फील होगा कि हमें तो कुछ आता नहीं, जो आएगा वो भी भूल जाएगा। तो इस वजह से जो जो चीजें पढ़ा रहे हैं उसको याद करते जाए, इतना तो बच्चों आपको करना ही पड़ेगा। हम आप लोगों के लिए इतना कर सकते हैं। और आप लोगों ने फीडबैक तो लाइक सब्सक्राइब तो कमेंट आप करते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। ये आपको व्हाट्सएप चैनल के अंदर ऐड हो जाए ताकि आपको और भी फायदा हो जाए आपको। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं और चीजों को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। आप सिंध से बिलोंग करते हैं, केपीके के हैं या फेडरल से, सारे बच्चे यहाँ से नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी क्या होती है, क्योंकि ये एमडी गेट के अंदर इंक्लूडेड है तो हमें डिटेल में इसे पढ़ना है। अगर हम एचआईवी की स्ट्रक्चर की बात करें तो एचआईवी स्ट्रेन किससे करती है आपको पता होना चाहिए। बच्चों ये ह्यूमन इम्यून, मैं पहले से शुरू से आपको पढ़ाती आ रही हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। इम्यून वायरस, ये इम्यूनिटी में वायरस आता है इंसान की, उसे हम कहते हैं एचआईवी। बच्चों ये इन्वेलप्ड वायरस होता है, इसके अंदर जो है वो इन्वेलप क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं GP120 जो अटैच करवाते हैं CD4 सेल्स में। ये मैं आपको पहले इसकी स्ट्रक्चर बता देती हूँ, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा, खुद ही क्लियर हो जाएगा जैसे आपको वायरस क्लियर हुआ था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने गौर से देखना है, ये वायरस का, बच्चों वायरस के अंदर ऑब्सोल्युटली या तो फिर डीएनए प्रेजेंट हो सकता है या आरएनए, इन दोनों में से कोई एक चीज प्रेजेंट हो सकती है, दोनों कभी भी साथ प्रेजेंट नहीं होंगी। सो स्टूडेंट्स ये वायरस का क्या है, ये देखें ये वायरस का आरएनए है। वायरस के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, आरएनए होता है। ये बाहर इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जैसे वायरस बंद था किसके अंदर, कैप्सिड के अंदर, तो ये भी कैप्सिड है। और यहाँ पर इसके कैप्सिड किसे, छोटे छोटे कैप्सोमर्स है, यहाँ पर इसका भी कैप्सिड जो है वो छोटे छोटे जो कैप्सोमर्स है उससे मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। अब स्टूडेंट्स अगर आगे देखें तो यहाँ पर एक इंटीग्रेस मौजूद है, यहाँ पर देखें एंजाइम मौजूद है, इंटीग्रेस यहाँ पर मौजूद है, आरएनए इंटीग्रेस यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा, और यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मौजूद है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर इसका एक मैट्रिक्स भी प्रेजेंट होता है, इसका फ्लूइड जो कि एचआईवी का। उसके बाद यहाँ पर इसका वायरल डीएनए भी होता है, बाद में पहले वायरल डीएनए होता है, इसके बाद आरएनए, पहले उसके बाद डीएनए होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, आरएनए, दोनों टाइम चीजें प्रेजेंट नहीं होती। अब उसके बाद यहाँ पर बच्चों स्पाइक्स प्रेजेंट है, ये मैंने आपको बताया था वायरस के स्ट्रक्चर्स में भी ये क्या है, स्पाइक्स प्रेजेंट है। इसके ऊपर बच्चों स्पाइक प्रेजेंट होते हैं, एक GP41, एक होता है GP120, ये इसके ऊपर स्पाइक प्रेजेंट होते हैं। बच्चों जो आपके पास GP41 होता है ये ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। और यहाँ पर आप स्पाइक देख रहे हैं जो GP120 है, जो GP120 है ये क्या करवाता है, डॉकिंग करवा रहा है। ग्लाइकोप्रोटीन एक तरह का डॉकिंग है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 है। और ये जो पूरी मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये आप पूरी देख रहे हैं, ये किसकी बनी हुई है, ये लिपिड मेम्ब्रेन है, एक तरह की लिपिड मेम्ब्रेन है। ये चीज आई होप आप लोगों को क्या हो, क्लियर हो। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स हम आगे चलना चाहें, इसको और ज्यादा थोड़ी डिटेल में देखना चाहें तो याद रखिएगा यहाँ पर एक मैट्रिक्स भी मौजूद होता है, कैप्सिड प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखिएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी मौजूद होता है। यहाँ पर आपका इंटीग्रेस और प्रोटीएस ये सारे क्या होते हैं, मौजूद होते हैं।
आई होप ये चीज आपको क्या हो, क्लियर हो। अब यहाँ पर आरएनए, प्रोटीएज, कैप्सिड, आरटी, रेट्रो, याद रखिएगा ये आपके पास क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, GP120, ये इन्वेलप्ड होगा, इंटीग्रेस होगा और P17 भी यहाँ पर पाया जाता है। सही, ये चीज आई होप आपको याद हो। अब एमसीक्यूज के अंदर यहाँ से आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ HIV। HIV की दो टाइप्स होती हैं, एक HIV1, एक HIV2, एक HIV1 और एक HIV2 प्रेजेंस होती है। उसके बाद अगर हम इसी होस्ट को स्पेसिफाई करें तो HIV जो 1 है ये इन्फेक्ट करता है इंसानों को क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद जो HIV2 है वो नॉन होस्ट होता है, ये स्पेसिफिक होता है एनी होस्ट के ऊपर, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद जो लाइफ साइकिल की अगर बात करें, ह्यूमन वायरस की लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले वो जो वायरस है वो अटैच होते हैं, उसके बाद वो जो वायरस है वो क्या होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं। सही, उसके बाद वायरस जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, उसके बाद जो वायरस है वो ट्रांसलेशन करते हैं, फिर रिलीज होते हैं, फिर वो हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उसको अपने ऊपर चढ़ा के तो उस मेम्ब्रेन जब काम हो जाता है, अपनी कॉपीज मल्टीपल बना लेते हैं, तो वहां से लाइसिस के जरिए, एक्सोसाइटोसिस के जरिए क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ पर अटैचमेंट की बात करें तो वो जो वायरस है वो सबसे पहले जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर इस तरीके से बच्चों आकर क्या हो जाता है, इस तरीके से बच्चों आकर अटैचमेंट होता है जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन होती है वहां पर। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा लाइफ साइकिल ऑफ HIV के अंदर सबसे पहले जो वायरस होते हैं, वायरस वो बैक्टीरिया की जो आप लोगों के पास जो मेम्ब्रेन होती है वहां पर अपने CD जो रिसेप्टर है वो उसके ऊपर क्या करते हैं, इंटर करते हैं, वायरस आके बैठते हैं अपने रिसेप्टर के जरिए, अपने रिसेप्टर के जरिए उस मेम्ब्रेन के ऊपर आके बैठ जाते हैं वायरस। पहले वायरस क्या करते हैं HIV के दौरान उसके बैक्टीरिया के ऊपर आकर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। उसके बाद याद रखिएगा जो आपके पास DNA और RNA, मतलब कि वो RNA से क्या बनाते हैं, वहां पर DNA बनाते हैं। वायरस जो है वो हमारे ही होस्ट के अंदर घुसकर सबसे पहले क्या होगा, अटैच होगा अपनी CD4 रिसेप्टर के जरिए, और अटैचमेंट होने के बाद जो वायरस है वो आरएनए को चेंज करेगा किसमें, डीएनए में, बाय द हेल्प ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है उसकी हेल्प लेकर। उसके बाद याद रखिएगा जब ये दोनों प्रोसेस हो जाएंगे, वायरस अपनी CD4 रिसेप्टर के जरिए होस्ट के ऊपर आकर अटैच हो जाएंगे, उसके बाद वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, वो आरएनए को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डीएनए में। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, अब वायरस जो है वो जिनका वायरल डीएनए होगा जो को उन्होंने होस्ट से लिया होगा उसमें अपनी चीजों को क्या कराएंगे, गंदगी को इंटीग्रेट करवाएंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, डालेंगे। तो ये चीज आपने याद रखनी है। वायरस क्या करेंगे, पहले वायरस अपने CD रिसेप्टर के जरिए उस होस्ट के ऊपर आके बैठेंगे, उसके बाद वहां पर आरएनए को किसमें चेंज करेंगे, डीएनए में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद जो वायरस है वो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करवाएंगे, यानी कि जो वायरल डीएनए होगा उसके अंदर अपना जो होस्ट का जो जीनम है वहां पर अपनी जो गंदगी है उसे इंटीग्रेट करवाएंगे। उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो होगा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है वायरल डीएनए को मेड करना, बनाना, और उससे उससे प्रो वायरल डीएनए को ये क्या करते हैं, बना देते हैं, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद जो वायरस है वो ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन के जरिए वो अपनी गंदी गंदी प्रोटीन को बनाते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। अब जैसा कि इसने अपने सारी मल्टीपल कॉपीज बना ली हैं इन 5 प्रोसेसेस के अंदर, अब वो क्या करते हैं, असेंबली करते हैं, मिलते हैं आपस में, उनके पास अपना नया जो प्रोटीन, पहले हमारा जो होस्ट का प्रोटीन कोड उसने लिया था, प्रोटीन कोड यानी कि जो कैप्सिड था वो क्या लिया था, हमारी मेम्ब्रेन का लिया था। सही, हमारी मेम्ब्रेन का उन्होंने लिया था। उसके बाद वो अपना न्यू कैप्सिड फॉर्म कर लेते हैं असेंबली के अंदर। अब उसने फॉर्म कर लिया, अब वो रिलीज कैसे होंगे, यानी कि अब उन्होंने इतनी सारी गंदगी HIV के अंदर बना ली है, अब वो वायरस निकलेंगे कैसे उसमें से, उस होस्ट में से। तो वायरस क्या होंगे, बेड्स ऑफ यूजिंग होस्ट मेम्ब्रेन, जो उसे यूज की थी होस्ट मेम्ब्रेन, उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी बना ली। तो एक्सोसाइटोसिस के जरिए उस मेम्ब्रेन की 7वें स्टेप में क्या कर देंगे, लाइसिस का मतलब होता है उसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तोड़ के और खुद बाहर निकल जाएंगे। पहले देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारी ही होस्ट की मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर कर अंदर एंटर हुए, और एंटर होने के बाद अपनी क्या बना ली, इसने मल्टीपल कॉपीज बना ली, यानी कि इन्होंने क्या किया, हमारा यूज किया है और हमारा यूज कर कर अपनी मल्टीपल क्या बना ली, इन्होंने कॉपीज बना ली। यानी कि
सबसे पहले ये क्या करेंगे, अटैचमेंट करेंगे। ये उस होस्ट की मेम्ब्रेन पर बैठेंगे और होस्ट की मेम्ब्रेन पे बैठने अपने CD4 रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे उस होस्ट के ऊपर, क्योंकि वायरस होस्ट के बिना कोई चीज ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है उसका हमारे बिना। उसके बाद जो अपना आरएनए हो उसको अपने डीएनए में चेंज करेगा। उसके बाद याद रखिए विद द हेल्प, यहाँ पर पूछा जाता है एमसीक्यूज में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। उसके बाद वायरस की क्या होती है, इंटीग्रेशन होती है। इंटीग्रेशन का मतलब है जो वायरल डीएनए होस्ट जीनोम है उसको इस्तेमाल करके ये क्या कराता है, अपनी इंटीग्रेशन करवाता है। उसके बाद याद रखिएगा वायरस क्या करवाता है, ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है वायरस अपने वायरल डीएनए में से अपना प्रो वायरल डीएनए बनाता है। उसके बाद वो ट्रांसलेशन करता है। ट्रांसलेशन से मुराद होता है वो अपने नए नए प्रोटीन को बनाता है, और बनाने के बाद जब वो ये सारे काम कर लेता है, अपनी गंदगी बना लेता है, अपने प्रोटीन्स बना लेता है, उसके बाद वो असेंबली कर न्यू कैप्सिड्स को क्या करता है, बनाता है। उसके बाद रिलीज। अब वायरस क्या करेगा, अब उसने वो जो पहले वो होस्ट की मेम्ब्रेन लेकर आया था उसे ब्रेक कर कर एक्सोसाइटोसिस कर कर वहां से निकल जाएगा। अब सिम्टम्स क्या है एचआईवी के, एचआईवी में एचआईवी होने के बाद ह्यूमन वायरस होने के बाद फीवर, बुखार होता है, सर में दर्द बहुत ज्यादा होती है, सिवियर निमोनिया हो जाता है और वस्कुलर कैंसर का भी हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स है। किसी को क्या होता है, किसी को क्या होता है, किसी को क्या होता है, ये स्टेजेस पे डिपेंड करती है। और ये कितना खतरनाक एचआईवी हुआ है उसके ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर में से काफी जो है वो आपके टेस्ट के अंदर क्या बन के आ सकते हैं, एमसीक्यूज बनकर आ सकते हैं, और आपने बी प्रिपरेशन लेना है क्योंकि ये एमडीकेट के अंदर इंपॉर्टेंट है। इसकी डायग्राम से एमसीक्यूज आ सकता है, उसके बाद इसकी हर एक स्ट्रक्चर से एमसीक्यूज आ सकता है। याद रखिएगा ये इन्वेलप्ड वायरस है, इसके पास इन्वेलप्ड होती है। पूछा जाएगा व्हाट वायरस हैव इन्वेलप्ड, आपने बोलना एचआईवी। इसके अंदर स्पाइक्स को याद रखना है, GP120, और अटैच होता है अपनी CD4 रिसेप्टर की जो मेम्ब्रेन होती है, कैसे अटैच होता है, CD4 रिसेप्टर की हेल्प से अटैच होता है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स लिखिए इंपॉर्टेंट है। इनके पास मैट्रिक्स होता है, कैप्सिड प्रोटीन होते हैं, सिंगल स्टेट आरएनए स्ट्रेन्स होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये एमसीक्यूज के अंदर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायग्राम को मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, आपने इसको भी अच्छे तरीके से क्या करना है, देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ एचआईवी से आपसे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि एचआईवी 1 किसके ऊपर इन्फेक्ट करती है, याद रखिए प्लांट के ऊपर करती है, फंजाई के ऊपर, अलगी के ऊपर, या फिर ह्यूमन के ऊपर। तो आपने बोलना है जिस ह्यूमन ने आपको पढ़ा दिया इस वजह से। और एचआईवी 2 किसके ऊपर इफेक्ट करती है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर क्या करती है, अटैक करती है। सो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास एड्स क्या होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाजमी करना है। आप केपीके से हैं, नीट से हैं, पंजाब से हैं, या फिर आप सिंध से, सारे बच्चे यहाँ से अच्छा खासा एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा व्हाट्सएप चैनल टीचर को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स और वीडियो मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास एड्स क्या होते हैं, याद रखिएगा एड्स जो है वो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी एक तरह का सेंड्रियम होता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, याद रखिएगा एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। ये इम्यूनिटी में एक तरह का एक्वायर्ड क्या है, एक तरह का सिंड्रोम है एड्स। अब एड्स जो है याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन होती हैं, जो रिजल्ट होती है एचआईवी। अब किसी को ह्यूमन इम्यून वायरस हो गया है, उस ह्यूमन वायरस के रिजल्ट में अभी एक और बीमारी होगी जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। उस खतरनाक बीमारी का नाम है एड्स। ये तरह का इन्फेक्शन होता है जो रिजल्ट इम्यून सिस्टम के वीक होने से ही एड्स होते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, वीक होने की वजह से वहां पर एक बीमारी लगती है जिसको हम कहते हैं एड्स। और ये एड्स है, ये बहुत ज्यादा बेकार कंडीशन है, इसके अंदर जो है वो जान जाने का भी खतरा होता है। बच्चों ये एड्स बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है, जो रिजल्ट होती है जिसको एक बार एचआईवी हो गया है उसके इन्फेक्शन में भी ये होती है। और ये बच्चों कब होती है, जब आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है।
सही है। अब हम इसकी बहुत ज्यादा डिटेल करेंगे, ये कैसे होती है। बच्चों आपकी बॉडी के अंदर होते हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इसको आप पढ़ते हैं इम्यूनिटी के थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आप पढ़ते हैं, आपके तीन डिफेंस होते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन में आपकी स्किन आता है, म्यूकस आता है और सीलिया आता है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, डेंड्रिटिक सेल, ये वाले सेल्स आते हैं। और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आपके पास क्या आते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स आते हैं। इम्यूनिटी क्या होता है, एक तरह का डिफेंस सिस्टम होता है जो कि जरासीम और एंटीबायोटिक पैथोजन के अगेंस्ट काम करता है। सही है। अब आपके पास बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट याद रखिएगा एंटीबॉडीज को रिलीज करता है पैथोजन के अगेंस्ट। उसके बाद आपके पास टी लिम्फोसाइट्स के दो टाइप्स होते हैं, टी हेल्पर सेल और साइटोटॉक्सिक सेल। अब जो टी हेल्पर सेल है वो कोई भी जरासीम है उसको पहचानने में बहुत ज्यादा काम करता है, रिकॉग्नाइज करने में। वो एंटीजीन बनाते हैं और सिग्नल को सेंड करते हैं, किसको, टी किलर सेल को क्या करता है, सेंड करता है। फिर वो आगे जाता है साइटोटॉक्सिक सेल के साथ, बताता है कि यहाँ पर जरासीम आ गया है। ऐसे ऐसे बच्चों ये प्रोसेस होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है टी हेल्पर सेल कंटेन CD4 प्रोटीन ऑफ द सरफेस। आगे पास जो टी हेल्पर सेल है उसकी सरफेस पर क्या होता है, CD4 रिसेप्टर होता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद मैक्रोफेज और डेंड्रिटिक सेल, इन दोनों के पास क्या होता है, CD4 रिसेप्टर होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद याद रखिएगा ये आप लोगों के पास एड्स जो होते हैं ये ऑल थ्रू बॉडी रेस्पॉन्ड होता है HIV इम्यून रेस्पॉन्स, यानी कि ये बॉडी का रेस्पॉन्स होता है कि जो HIV और इम्यून रेस्पॉन्स में। बच्चों ये सफिशिएंट इनिबलेट करता है वायरल इंफेक्शन बट सम HIV एस्केप। अब मैं आपको पढ़ाने से पहले ये लाइन पे पहले आपको डायग्राम से पढ़ा देती हूँ। अब स्टूडेंट्स ये आप लोग देख रहे हैं ये एक तरह का क्या है, याद रखिएगा एक तरह का वायरस है। अब ये जो वायरस है अब बॉडी ने सारे फंक्शन कर लिए और बॉडी को पता चल गया कि ये वायरस है जो कि कब कब बीमारियां काज कर रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी और इसे क्या करेगी, ब्रेक करेगी। उसके ऊपर रिसेप्टर था GP20 120। उसके बाद वो जो एंटीबॉडी है इसने इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली, वो वायरस वहां से मर गया। तो दूसरा वायरस जो है उसने दोबारा से आया और उसने अपने जो जीपी रिसेप्टर है, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर, उसे चेंज कर लिया। तो बॉडी ने उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बना ली, लेकिन उसके बदले में एक और वायरस था जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना पाई बॉडी। तो वो वायरस क्या करेगा, वहां से एस्केप हो जाएगा और एस्केप होने के बाद दोबारा से अपनी बहुत सारी क्या बनाएगा, कॉपीज बनाएगा, मल्टीपल। तो इस तरीके से कभी कभी हमारे इम्यूनिटी की आंखों से ये वाली जो चीज है ये क्या हो जाती है, रफा दफा हो जाती है, यानी कि उन्हें पता नहीं चलता। उसके बाद बच्चों ये एस्केप हो जाता है इम्यून रेस्पॉन्स से और इस रिएक्शन में आपकी म्यूटेशन यानी कि वेरिएशन आना शुरू हो जाती है आपके रेट्स में। सही। उसके बाद याद रखिएगा ये जो एड्स है ये 10 सालों तक अगर इलाज नहीं कराएंगे 10 सालों के बाद ये शो होगी। तो एड्स जो है वो शो होती है ज्यादातर मैरिज लाइन के अंदर। उसके बाद अगर सिम्टम्स की बात करें तो एक एक्यूट स्टेज होती है एड्स की और एक क्रोनिक स्टेज होती है, बाद में ऐड होता है। अब एक्यूट जो स्टेज होती है वो 6 मंथ में हो जाती है, उसके अंदर फ्लू, फीवर, बुखार, रेशेस और आपके गले जो है उसमें इस तरीके से लिम्फ नोड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक स्टेज है जो है क्रोनिक स्टेज। अब ये जो क्रोनिक स्टेज है ये 5 से 10 सालों में होती है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। अगर ये हो गई तो भाई कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम इसको मेडिसिन के जरिए कम कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। उसके बाद जो एड्स है, एड्स एक तरह की लास्ट स्टेज होती है जिसके अंदर HIV ने काफी ज्यादा एपिनेटिस इन्फेक्शन क्या कर दिए, काज कर लेगी। तो उसके बाद इसके जरिए हमारी जो इम्यूनिटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी और वीक होने से आपको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। अब ये जो है इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट देखें ये मेडिसिन के जरिए स्लो हो सकते हैं लेकिन इनका कोई इलाज नहीं है। और ये प्रिवेंशन कैसे होती है, ये होते कैसे हैं, एड्स होते क्यों है, कौन सा तो मसला है जिसकी वजह से एड्स हो रहा है। अब जो एड्स जो है वो अनसेफ सेक्स की वजह से होता है, यानी कि बार बार जो है वो जो मेल और फीमेल सेक्सेस करें यानी कि अपने सेक्स को उनके एक्सचेंज हो। अब सेक्सेस आपके पास दो ही तरह के होते हैं, अगर फीमेल है तो उसके बाद ओव्यूल होगी
ओवम होगा और जो मेल है उसके पास उसका स्पर्म होगा। बार बार सेक्सेस को एक्सचेंज करें, 1 डे 2 डे फिर से वही काम, 3 डे 4 डे ऐसे जो है वो जो फीमेल है उसकी यूटेरस को भी बार बार इफेक्ट होता है। वो इस वजह से फीमेल के अंदर बहुत बीमारियां लगती हैं, क्योंकि अनसेफ सेक्सेस बार बार उससे करवाते हैं, क्योंकि वो बेचारी मोहताज होती हैं, फिर उन्हें बार बार उनकी जो मतलब कि पढ़ी लिखी होती है उन्हें पता होता है जो इस्लामिक रूल को फॉलो करती हैं। उसके बाद 75% इसकी वजह से होता है। उसके बाद है ब्लड की ट्रांसमिशन, यानी कि आपने ब्लड अलग अलग हो गया, ट्रांसमिट उसकी वजह से हो सकती है। फ्रॉम मदर, मदर से चाइल्ड में कैसे होगी, या तो फिर बर्थ के दौरान होगी, या तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिएगा ये इस तरीके से होता है। उसके बाद है ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिटेड ज्यादातर होता है ब्लड की वजह से, ब्लड के ट्रांसफॉर्म होने की वजह से, या स्पर्म की वजह से, या विजाइनल। अब जो फीमेल है उसके पास क्या होती है, विजाइना होती है। अब विजाइना जो है वो बार बार सेक्स हो रहे हैं, बार बार उसकी विजाइना के ऊपर आके लग रहे हैं। तो इस वजह से बच्चों ये कम होना चाहिए, वरना फीमेल जो है वो भी इंसान है एक तरह की। उसकी जो विजाइना, क्योंकि फीमेल के पास विजाइना होती है, विजाइना उसकी क्या हो जाती है, खराब, मतलब कि बार बार सेक्स एक्सचेंज उनके एड ज्यादातर फीमेल्स को ही लगते हैं एज कम्पेयर टू मेल। उसके बाद ये फ्लूइड की वजह से, ब्रेस्ट मिल्क की वजह से, बच्चों ये सलाइवा के एक्सचेंज होने की वजह से ये बीमारी काज नहीं होती, ना ही किसी से हाथ मिलाने की वजह से होती है। ये ज्यादातर मैरिज लाइन के अंदर ये बीमारी देखी जाती है, शादीशुदा के ताकि 1 2 डे फिर एक्सचेंज फिर उसे एक्सचेंज फीमेल को यूज किया जाता है बस आज की जो पाकिस्तानी अवाम है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ हो। मिलेंगे बाद में अभी।